आज हम लोग क्लास 12th का इतिहास का पहला लेसन ईंट मनके तथा अस्थियां जो आपका हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता पूरा पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम लोग का हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत किया गया है, यानी कि पिछला जो आपका क्लास था क्लास 11 वाला, उसमें आपने विश्व इतिहास की झलकियाँ पढ़ी थी। इसमें आप लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका स्टार्ट है हड़प्पा सभ्यता। तो अगर हम क्वेश्चन करें कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता आपका सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, और यही कारण है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पाई मुहर, अब आता है हड़प्पाई मुहर किसको कहा जाता है। तो हड़प्पाई मुहर यह सेल खड़ी नामक पत्थरों से बनाई गई थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु भी है। और इन मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र व एक ऐसी लिपि के चिन्ह मिले हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आप बगल में एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक घोड़ा का या कोई जानवर का चित्र बना हुआ है। तो इस तरह का चित्र बनाए जाते थे और इसके अलावा कुछ आकार दिया गया है। तो यानी कि अलग अलग लिपियों में लोग लिखा करते थे। अब अगर आप बात करें, अब आता है उनके द्वारा कुछ पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु भी है, जैसे आवास, मृदु भांड, आभूषण, औजार, इन सारी चीज भी मिले हैं। आप लोग सभी लिपि के बारे में जानते हैं। हम लोग हिंदी की बात करें, हिंदी हम लोग देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं, अंग्रेजी रोमन लिपि में पढ़ते हैं। तो सबकी लिपियां क्या होती है, अलग अलग होती है। अब आता है हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, यह भी अन्वेषण करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन व्याख्याताओं में क्या क्या बदलाव आ जाता है, इसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। अब आता है परिभाषिक शब्द, स्थान और काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा संस्कृति, या उल्टा भी पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे, मानके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है और जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण क्या है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण को लेकर के, मतलब समय सीमा कब से कब तक हड़प्पा सभ्यता चली थी, इसको लेकर के बहुत सारे विवाद है। आपकी किताब में लिखा है 2600 से 1900, आपको इसी को याद करना है। हालांकि आप अगर देखिएगा कुछ किताबों में पढ़े थे हम 1500 से 2750 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। तो सर उसका डाटा अलग, इसका अलग, लुसेंट का अलग। तो जो भी सभ्यता पुरानी निकाली जाती है वह अलग अलग पद्धति से निकाली जाती है। जैसे कहीं पे C14 पद्धति का प्रयोग करके निकाला जाता है, तो कहीं पे किसी और पद्धति का उपयोग करके निकाला जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, डाटा में कुछ कुछ चेंजेज आ जाते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग का एनसीईआरटी से एग्जाम में पूछेगा तो यही मारेंगे 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अब आता है अंग्रेजी में बीसी। अब एक वर्ड आता है बीसी एडी। बीसी किसको बोलते हैं, तो बीसी का होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले को बीसी बोलते हैं। एडी किसको बोलते हैं, तो एनो डोमिनी, ईसा मसीह के बाद के जन्म को एनो डोमिनी कहा जाता है। इसके अलावा कभी कभी बीसी के जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, उसका भी मतलब वही हो गया कि ईसा मसीह के पहले। ठीक है, और एडी के जगह पर सी का इस्तेमाल होता है, कॉमन एरा, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और आजकल इसके जगह पर वही आपका बीसी, अभी जस्ट मैंने बताया बीसी सी दोनों चीज। इसके अलावा एक और आता है बीपी। बीपी मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। ये फुल फॉर्म आपका एग्जाम में निश्चित पूछेगा, ध्यान रखिएगा। बिफोर प्रेजेंट मतलब आज से कितना साल पहले, आज से 10,000 साल पूर्व, 8,000 साल पूर्व। अब बोलेंगे सर तो हर साल तो डाटा बदल जाता है ना, तो भैया हर साल डाटा बदलेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ 10,000 साल पहले, तो तुम्हारा 1 साल 2 साल, हम लोगों की आयु कितनी है, 70 साल, 80, 100 साल। तो भाई 10,000 साल में 100% कहीं गिनाएगा, 100 साल कहीं नहीं गिनाएगा। इसलिए लगभग हम लोग पीपी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब एक प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम बताएं। तो प्रमुख स्थल क्या क्या है? मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो, सिंध, बनवाली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, चनहुदड़ो, धोलावीरा, बालाकोट। तो कम से कम 5 या 7 आपको क्षेत्र के नाम याद रखने हैं कि हड़प्पा के अंतर्गत आने वाले 7 स्थलों के नाम बताएं। तो याद रख लीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, धोलावीरा, चनहुदड़ो, बनवाली, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बहुत सारा नाम है, रख लीजिएगा याद। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बस्तियां जो होती थी आमतौर पर छोटी होती थी। अब देखो होता क्या है, जैसे शहर में हम लोग जाते हैं, शहर में जमीन लोगों के पास कम रहता है, तो लोग क्या करते हैं, एक फ्लोर के ऊपर फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाते चलते हैं। लेकिन पहले क्या था, जमीन बहुत ज़्यादा हुआ करता होगा, तो बस्तियां क्या होती थी, छोटी होती थी, फैली हुई होती होगी। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग 9 के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में पाए जाने वाले संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। अब आता है बस्तियों की कुल संख्या। तो सिंध में बस्तियों की कुल संख्या 106 थी। सिंध में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? 106। और चोरिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 239 थी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों की संख्या, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के सिंध में 106, चोलिस्तान में 239, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके बाद और भी दिया है, आरंभिक हड़प्पा स्थल में कितना था, विकसित में कितना था, लेकिन सारा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारा आपके PDF में टिक लगा दिया, आप लोग उससे पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। अब आता है निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्र 1-2 में देखा होगा, विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पे हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके भी शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल थे, से प्राप्त भोजन करते थे। यानी कि वे लोग क्या खाते थे? पेड़ पौधा से प्राप्त उत्पाद, जानवर भी खाते थे, जिसमें मछली भी शामिल है। जलीय अनाज के दानों और बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदत के विषय में जानकारी प्राप्त की है। किसे प्राप्त हुआ था? जला हुआ अनाज का दाना देखे, बीज का खोज किए, तो पता चला कि भाई ये सब चीज लोग खाता होगा। इसके अलावा हड़प्पा स्थल में हमें अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या बोले मैं? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? गुजरात के स्थलों से। हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियां में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डी शामिल है। तो कौन कौन जानवर का हड्डी मिला है ये भी पूछता है। तो आप नॉर्मली सोच सकते हैं कौन कौन जानवर हम लोग पालते हैं। भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं, भैंसा पालते हैं, कोई कोई लोग सुअर भी पालता है। तो ये सारा हड्डियां शामिल है। जो जो है दिया हुआ है आपको याद करना है, जैसे आप याद कीजिए आपका मन। और अध्ययनों से संकेत मिलता है ये सभी जानवर पालतू थे। ऑब्वियसली वाला बात है, सब पालतू जानवर का ही नाम बताएं। जंगली प्रजाति जैसे वराह, वराह किसको कहा जाता है? सुअर को कहा जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन है कि वराह किसे कहा जाता है? तो सुअर को कहा जाता है। वराह, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। घड़ियाल ये वो जानवर का नाम है आपका, जिस तरह का आपका मगरमच्छ होता है ना, कुछ उसी टाइप का घड़ियाल होता है। अब आता है, हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मतलब अपने से लोग मारता था या कोई आखेटक समुदाय से इन लोग को खरीद लेता था, ये पता नहीं चल पाया है। मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है यहाँ पर, मछली और पक्षी की हड्डियां, यानी कि नॉर्मल सा बात है कि लोग मछली भी खाता होगा और पक्षियां भी खाते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। हड़प्पा सभ्यता में अब देखिए जुता हुआ खेत का भी साक्ष्य मिला है। जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। कालीबंगन में आपका जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। खेत जोतने के लिए हड़प्पा सभ्यता में बैल का प्रयोग होता था। यानी कि उस टाइम में जो खेत जोता जाता था, किससे जोता जाता था? बैल से। बनवाली, बनवाली कहाँ पे मिला है? हरियाणा में मिला है। आपको जगह का नाम दे देगा, ठीक है। अब पूछेगा ये किस राज्य में है, तो बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविद के कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो अगर पूछा जाए जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगन में। और कालीबंगन है कहाँ? राजस्थान में।
इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो बताते हैं कि एक साथ वहां पर दो अलग अलग फसल उगाया जाता था। कितना अलग अलग फसल? दो अलग अलग फसल। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों पर बिठाए गए पत्थरों का के फलकों का प्रयोग करते थे? तो हाँ, वो लोग ऐसा कुछ करता होगा, पत्थर वगैरह का उपयोग करता होगा। उस टाइम लकड़ी लोहा उतना यूज नहीं किया जाता होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये लोग सिंचाई वगैरह भी करता होगा कहीं कहीं जगह पे जहाँ पानी की कमी होती होगी। अब अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है स्वर्तुघई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्तुघई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में स्वर्तुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद मतलब क्या होता है? कीचड़, माटी, वो सबसे भर गया था। ऐसा भी हो सकता है कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। इसमें मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल के संचयन हेतु किया जाता था। अब आता है आपका पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से कुछ मिले हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है। अवतल चक्कियाँ किसको बोलते हैं? तुम लोग की भाषा में बोले ना तो वो क्या बोलते हो, जिसमें मसाला कूटते क्या बोलते हैं उसको? लोढ़ी पाटी। बस वही लोढ़ी पाटी को ही यहाँ पर अवतल चक्कियाँ कहा जा रहा है। ये चक्कियाँ स्थूलता कठोर, कंकरीले, अग्नीज और बलुआ पत्थरों से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वह जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिसमें निचला पत्थर खोखला हो गया था। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल से बात है, बड़ा पत्थर होगा, एगो छोटा पत्थर होगा। छोटा पत्थर जिसे बड़ा वाला पे चलता होगा, तो बड़ा वाला क्या होता है? थोड़ा खोखला हो जाता है। देखिए आप लोग, इसका उपयोग किस काम में किया जाता था? तो जड़ी बूटी, मसाला को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को श्रमिकों के द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन अगर अवतल चक्कियाँ पूछे या सालन पत्थर पूछे तो यही आपको लिखना है, ठीक है। एक ऐसा पत्थर जिसके जरिए क्या किया जाता था? जिसमें जड़ी बूटी और मसाला को कूटा जाता था। इसका भी कुछ कुछ साइज वगैरह भी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में। अच्छा, इसके अलावा धोलावीरा में आपका जलाशय भी मिला है, ध्यान रखिएगा। जलाशय मतलब पानी जहाँ पर स्टोरेज रहता है। अब आते हैं मोहनजोदड़ो के ऊपर। एक नियोजित शहरी केंद्र था मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। मोहनजोदड़ो क्या है? सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। अगर सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल की बात करें तो कौन है? मोहनजोदड़ो है। और यह सबसे पहले खोजा गया स्थल था जो कि हड़प्पा था। अगर पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो, सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है हड़प्पा सभ्यता। अब आता है बस्ती। उस टाइम में बस्ती जो है दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, छोटा वाला, और दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन वह नीचे बनाया गया था। अब आता है पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। जो ऊपर में रहते थे उसको क्या बोला गया? दुर्ग, और जो नीचे में रहा करते थे उसको कहा गया निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। अब देखो, हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल था, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन इसे ईंट चुराने वाले ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था। कहे भाई, अब नॉर्मल सा बात है, ढेरी ईंट था, बोला के खरीदने जाएगा, सब चुरा चुरा करके अपना घर में लगा दो। तो 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, इसने लिखा था, प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों को मात्र लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वहां से सारा चीज उखाड़ लिया गया था, सारा ईंटों को। अब प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। मतलब पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा,
लेकिन मोहनजोदड़ो अभी भी है बचा हुआ उसका अवशेष, लेकिन हड़प्पा का अवशेष क्या हुआ, खत्म हो गया। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अलावा नियोजन के लक्षणों में ईंटें भी शामिल है। अब बहुत सारा जगह पर चबूतरा वगैरह का भी निर्माण किया जाता था। पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, प्लानिंग किया गया था बस्ती को कैसे बनाया जाए, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन होता था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें भी शामिल है। ईंटें पहले क्या होती थी, धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी, धूप में सुखाकर या भट्टी में पका करके। यह एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। देखो ईंट का भी एक फिक्स शेप होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। नॉर्मली अभी भी जो ईंट आता है, चाहे तुम किसी भी कंपनी का ईंट लो, साइज अलग लगाता है क्या, नहीं, एक ही आता है। तो उस टाइम में भी वही था, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इसी प्रकार की ईंटें हड़प्पा संस्कृति में प्रयोग में लाई गई थी, या हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई जाती थी। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता है आपका नियोजित जल निकास प्रणाली। कौन सा था, नियोजित जल निकास प्रणाली, कि भाई नाला का निर्माण किया गया था। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, किसको, सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा है कि सड़कों और गलियों को किस पद्धति में बनाया गया था, तो इसे ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। किस पद्धति में, ग्रिड पद्धति में। और ऐसा प्रतीत होता है पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया होगा। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा हुआ होना आवश्यक होता था। अब आता है दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी पाई गई है। अब देखो धोलावीरा और लोथर, पूरी बस्ती किलेबंद थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से 2 स्थल हड़प्पा में ऐसे मिले हैं जो पूरी तरह से किलेबंद थी, तो धोलावीरा और लोथर। लोथर में दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी अगले पार्ट में। ओके बाय।